बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर गुज़श्ता 4 घंटों से जारी सुतरा पंजाब सफाई वर्कर्स का एहतजाज मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद खत्म कर दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर ऑपरेशंस अनवारुल हक ने मुज़ाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात किए। कंपनी ने मुलाजिमीन के मुतालिबात तस्लीम करते हुए 24 घंटों की मोहलत मांग ली है। आपको बता रहे, मुल्तान में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर गुज़श्ता 4 घंटों से जारी सुतरा पंजाब सफाई वर्कर्स का एहतजाज मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद खत्म कर दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर ऑपरेशंस अनवारुल हक ने मुज़ाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात किए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं गोहर रहमान शेख से। जी बताइएगा। कुल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सुतरा पंजाब सफाई वर्कर्स के एहतजाज के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट यही है कि 4 घंटे तक जारी रहने वाला ये एहतजाज बिला आखिर इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसका आगाज मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वर्कशॉप क़याम सैनमा से हुआ था और एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से आज पूरे मुल्तान में जो सफाई ऑपरेशन है उसे भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद मुजाहिरीन एहतजाज करते हुए वॉक करते हुए मुल्तान के कचहरी चौक पर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इंतजामिया हरकत में आई है। मैनेजर ऑपरेशंस मुल्तान डिवीजन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अनवारुल हक की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए गए हैं और मुजाहिरीन तमाम तर जो मुतालबात हैं अगले 24 घंटों के अंदर हल कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स, निजी कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके जिम्मे हैं ये अदायगियां, उन्हें भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से हंगामी इजलास बुलाया गया है और कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग भी जारी की गई है कि फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर तमाम तरह अदायगियों को यकीनी बनाए। जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मैनेजर ऑपरेशन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अनवारुल हक, इनसे हम जानते हैं सर ये 4 घंटे तक एहतजाज जारी रहा, अब आपकी जानिब से तवील मुज़ाकरात हुए तो क्या यकीन दहानी कराई गई है, क्या कहेंगे? और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आपने बुलाया है? जी, इसमें 4 घंटे तो नहीं, आई थिंक ये आपको अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन इनसे बात हो गई है, सबकी बात सुन ली हमने। जो इनके जायज़ मुतालबात हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे हल किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बुला लिया ऑफिस में, तो बाकी तमाम टीम आप देख रहे हैं अब अपने अपने काम पे चली गई है और काम कर रही है, रूटीन के मुताबिक काम चल रहा है। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी है उन्हें तनख्वाह अदा करना। हर कुछ माह बाद ये मसला देखने में आ रहा है कि तनख्वाहें रोक ली जाती हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो तनख्वाहें अदा नहीं करे, प्लेंटी भी लगाई जा रही है। इसके बावजूद भी इसको बेहतर बनाने के हवाले से मजीद क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? इसमें देखें, जो वर्कर काम नहीं करेगा, जो एब्सेंट होगा, बेसिकली उसकी तो तनख्वाह तो कटेगी। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह पूरी मिल रही है। जो इनके इश्यूज जैसे इन्होंने बताया है वो अभी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया है, वही बेहतर बता सकते हैं कि हम उनकी जो अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, उसको टैली करेंगे सैलरी के साथ। अगर इसमें जो होगा फॉल्टी, जो गिल्टी होगा, उसको अकाउंटेबल करेंगे। आज मुल्तान में जो है वो सफाई ऑपरेशन मुअत्तल रहा 3 जोन में, अब दोबारा से शुरू होने जा रहा है, तो ये बड़ा टारगेट होगा आज सफाई करना, क्योंकि कल इतवार थी, छुट्टी का दिन था और कल का बर्डन भी आज कवर करना था, लेकिन वो नहीं, उसको किस तरह मॉनिटर करेंगे? बेसिकली मशीनरी तो काम कर रही थी, जो सेकेंडरी कलेक्शन थी या जो हमारे कंटेनर्स पड़े थे वो तो लिफ्ट हो रहे थे साथ साथ, आप देख रहे हैं। जो मैनुअल स्वीपिंग का काम था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था, जिसमें कुछ लोग, कोई 50 से 60 लोग आपने देखे यहाँ खड़े थे, कोई 20 से 30 लोग वहाँ खड़े थे, वो अब स्टार्ट हो गए, अपनी अपनी बीट में चले गए, सारे रूटीन में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज इसको क्लियर करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से भी एक्शन लेंगे। बहुत से वर्कर्स शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें जो है सरकारी तौर पर जो तनख्वाह है वो पूरी अदा नहीं की जाती, कटौतियां की जाती हैं, तो इसके हवाले से कोई देख रहे हैं इसमें? वही मैंने जैसे आपको बताया ना कि उनकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, देखिए अब तो कोई उसमें हेराफेरी तो है ही नहीं। बायोमेट्रिक जिसकी अटेंडेंस लगी है वो काम पे आया है, जिसकी अटेंडेंस लगी है उसको सैलरी मिलेगी, वो हम टैली कर लेते हैं साथ। अगर किसी के साथ कुछ जाती हुई है तो उसको फिर देख लेते हैं, उसको इंशाल्लाह अकाउंटेबल करेंगे। जी बिल्कुल, मैनेजर ऑपरेशंस मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अनवारुल हक हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो एहतजाज है वो खत्म हो चुका है और कचहरी चौक को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मुलाजिमीन जो है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वो अपने अपने जोन में रवाना हो चुके हैं और 4 घंटे से ज्यादा ये एहतजाज का सिलसिला था, जिसकी वजह से पूरा मुल्तान डिस्टर्ब दिखाई दिया और पूरे मुल्तान की ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई और इंतजामिया की जानिब से 24 घंटों की जो है वो मोहलत तलब की गई है मुज़ाकरात करके और तमाम तर मुतालबात हैं उन्हें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर हल किया जाएगा। जी जी बहुत शुक्रिया गोहर रहमान शेख, आपका आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
منشیات کے عادی افراد کا علاج ممکن، مگر رحیم یار خان میں ادویات کی عدم دستیابی کے باعث منشیات کے عادی افراد کے لیے علاج کی امیدیں دم توڑنے لگی۔ شیخ زید اسپتال کے ہیڈ آف سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر علی برہان مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نشے کے خاتمے کے لیے ضروری میں مخصوص ادویات بیرون ملک سے درآمد کی جاتی ہیں۔ سپلائی معطل ہونے سے مریض علاج کی بنیادی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے، جی بتائیے گا۔ بیماری کا علاج اس کی دوائی ہوتی ہے، جب تک دوائی نہ دی جائے تو علاج ممکن نہیں ہوتا۔ منشیات اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ذہنی صحت پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، مگر ادویات کی بھی ضرورت ہے، مگر منشیات کے ادویات ناپید ہے، انتہائی مشکل سے دستیاب ہے۔ ہیڈ آف سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر علی برہان مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کون سی ادویات شارٹ ہیں، اس کی شارٹیج کی کیا وجہ ہے، اور منشیات کا استعمال کون سے زیادہ لوگ کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، اور علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشیات جو ہے دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہے جس کا ساروں کو پتہ ہے، جیسے چرس کا استعمال، آئس، افیم، ہیروئن، یہ تو منشیات ہیں۔ ایک دوسری منشیات کی فارم بھی ہے جو عام اویلیبل ہے، جیسے ابھی ہمارے پاس ایک مریض داخل ہے بچہ، اور وہ کچھ دوائیوں کو سافٹ ڈرنکس میں ملا کے پی رہے ہیں، اور اس طرح سے بھی نشہ کی حالت جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو اسکول کے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیچرز کو یہ اویئرنیس ہو کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس لائن پر جا رہا ہے جہاں منشیات یوز ہو سکتی ہیں، تو یہ ہے پریونشن، روک تھام۔ اب ایک آدمی منشیات کا عادی ہو گیا ہے، اب اس کا علاج چاہیے۔ علاج کے لیے سب سے پہلے ادویات چاہیے۔ اب ادویات جو اس کی اسپیسیفکلی ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور یہ بڑے عجیب دکھ کی بات ہے کہ ابھی تک پاکستان میں ہر چیز کی دوائی ہے، منشیات کی دوائی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کوئی نام سنا ہو؟ تو اس لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ مرض ہے تو اس کا علاج ہے، علاج ہے تو دوائی ہے، لیکن دوائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایک کلاس تھی لو سوشو اکنامک سٹیٹس، جو آپ کو ہر جگہ پہ نیچے پلوں کے نیچے، یہ ایک تو تھا، لیکن اب یہ اپر کلاس، مڈل کلاس، بچوں میں خصوصاً نوجوانوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اتنا بڑھ گیا شاید جیسے نزلہ زکام بڑھ رہا ہے، اور یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ آنے والے مستقبل میں کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کے، اور ان کو نہیں پتا وہ عادی ہو رہے ہیں، اور لیکن وہ عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ منشیات کے بھی عادی ہو رہے ہیں، جو مختلف گیمنگ ایپس ہیں اس کے بھی عادی ہو رہے ہیں، اسکرین ٹائم کی بھی ایڈکشن ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ سیکسول پورنوگرافی کی بھی ایڈکشن ہو رہی ہے۔ مختلف ادویات کا استعمال دریائے ستلج کے حالیہ سیلاب نے شدید تباہی مچا دی، درجنوں گھر گرے اور متاثرین کا گھریلو سامان مکمل طور پر ضائع ہوا۔ اینڈ پمپ نہ ہونے کے باعث بچے، بڑے اور مویشی سیلاب کا آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ملک حبیب سے، جی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، حالیہ سیلاب نے جو تباہی مچائی تھی، میں اس ٹائم دریائے ستلج کے کنارے پتن بیٹ لنگا پر موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس ٹائم سیلاب متاثرین موجود ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ پانی کا جو ٹوبہ بنا ہوا ہے، جس میں یہ بچے اور جانور ایک ساتھ ہی جو یہ پانی ہے، یہ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ سیلاب متاثرین کا یہ بھی کہنا ہے بھئی ہمارے بچے جو ہیں یہ پانی پینے سے بیمار پڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی سروے تو ہو چکی، بدقسمتی سے ان کے ہاں جو ابھی تک حکومتی امداد ہے وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکی۔ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی بھی کیا کہو، تھوڑا کیا شکو ہے؟ صحیح جناب، ساری سروے کر گئے نا، ساکو پیسے کا نہیں ملے۔ ہوں ساڈا سائیں بیٹھے سے جہیں ڈھائے گئے نا، یہ سامنے پانی کھڑا سی تو گندا پانی پیندے بیٹھے سے، آپ بھی تے جانور بھی۔ ساری اتنی ہستی کانی جو اساں جرا تا بڑھواؤں چا ساکو سروے تھی گئی، پیسے نہیں ملے آج تک جناب۔ اساں میں سک مہربانی کرے سو نلکا بھی اساں نہیں لوا سکدے سے، ساڈا تساں تنگ ہے سے بہوں۔ مریم نواز صاحب سارے واسطے مہربانی، غریب ہے سے کوئی سارے واسطے مدد کرے سو۔ ایک ساکو روپیہ سار نہیں ملیا، سروے تھی گئی ہے تو ساکو آج تک نہیں ملی ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا بھی، ان لوگوں کی سروے تو ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود جو حکومتی امداد جو ہے وہ ابھی تک یہاں تک نہ کوئی نمائندہ پہنچا ہے، نہ ان کو کوئی یہاں پر
जी शुक्रिया मलिक हबीब आपका। बंगला मेंढार और इसके गिरदुनवा के बेशतर गांव सेम की लपेट में आ चुके हैं। जेर जमीन पानी की सतह बुलंद होने के बायस कीमती ज़रई जमीनें तेजी से बंजर बनती जा रही हैं। किसान दिन ब दिन माली बदहाली का शिकार होकर नकल मकानी पर मजबूर। मजीद जान लेते हैं दिलबर हुसैन से। बिल्कुल बंगला मंठार के बेशतर गांव इस वक्त जो है सेम की जद में। आज मैं जिस गांव में मौजूद हूं, जिस जमीन पर मौजूद हूं, चंद साल पहले ये जमीन जो है आबाद थी, काबिल काश्त थी। इस वक्त जो है यहाँ पर वीरानी है, जमीनें मुकम्मल तौर पर सेम की जद में है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ गाँव के मकी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी दिलबर भाई, आपने दुरुस्त फरमाया। ये जो ज़मीन है ये पहले आबाद थी, 2010 की बारिशों के बाद ये सेम की जद में आ गई है। ये एक चक नहीं सेम की जद में आया, ये हज़ारों एकड़ जो काफ़ी चक हैं जो सेम की जद में आ गए हैं। 2010 की बारिशों के बाद ये इलाका गैर आबाद हो चुका है। इसमें चक आते हैं 152, 252, 253, 254, 256, 257, 260, 261, 262। ये हज़ारों एकड़ जो हैं जो गैर आबाद हो चुके हैं। गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ से कोई सेम नाला निकाला जाए तो ये दोबारा रकबा जो आबाद हो सकता है। जी, किसान का कहना है कि वो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ से जो है सेम नाला निकाला जाए तो ये इलाका जो है आबाद हो सकता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और किसान भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, ये 2010 की बारिशों से ये इलाके बहुत मुतासर हुए हैं। जो भाई ने पहले चक बताए, उसके अलावा 230, 32 और चमन के कुछ बारिशों की वजह से मुतासर हुए हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि यहाँ से सेम नाला निकालें ताकि ये चक आबाद हो सके। जी, किसान का कहना है कि वो हुकूमत से अपील करते हैं कि जी शुक्रिया दिलबर हुसैन आपका। काश्तकारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक तरफ गंदुम की फसल को पानी की अशद जरूरत है तो दूसरी तरफ डेजर्ट केनाल खुश्क पड़ी है। नहर की बंदिश ने जमींदारों की नींदें उड़ा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी लहलहाती फसल दम तोड़ने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेख वसीम से। जी बताइएगा। यजमान डेजर्ट कनाल में पानी की बंदिश के बायस गंदुम के काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार हैं और गंदुम को इस वक्त पानी की ज़रूरत जो है वो लाजिम है। काश्तकारों को पानी की बंदिश के बायस क्या खदशात हैं, काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। हाँ जी चाचा जी दसो की हालात ने पानी बंद की कहोगे? हालात कादा होना वा, सानू महीने की बंदी का क्या सी, इन्हां ने 1.5 महीना तो बंदी का कर दिता। ठेके भरे आ, खर्चे कीते कणकां दे हिसाब नाल 50-60 मन औसत की बजाय ये 10 मन नहीं निकलनी। असीं किहड़े पासे जाइए? काश्तकार इस वक्त ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं कि उन्हें अपनी सैकड़ों एकड़ अराजी पर जो काश्त की गई है वो तबाह होती नजर आ रही है। एक और काश्तकार मौजूद है, भाईजान बताएं क्या हालात हैं, कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम जी ना कनक की फसल सिटे ते वो दाना बनता पिया ते इस टाइम अगर कनक की फसल में पानी ना लग्या तो ਉਹਦਾ शदीद नुकसान होएगा। कनक की जिहड़ी औसत है ਉਹਦੀ पैदावार 'ਚ कमी होएगी तो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ किसानों ਨੂੰ काफ़ी नुकसान होएगा तो ਇਹਦਾ असर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਪਏਗਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਨੇ कि ਇਹਦਾ खुदारा पानी जरा बर वक्त छड़िया जाए ताकि कनक की फसल में पानी लगाया जा सके। गंदुम की काश्त भी मुतासिर होगी और इसका इस नुकसान का बराह रास्त जो असर है मुल्क की मईशत और गरीब आवाम पर पड़ेगा। तो ये मुतालबा करते नजर आते हैं कि फिल फॉर यजमान डेजर्ट कनाल का पानी जो है वो चलाया जाए ताकि। शुक्रिया शेख वसीम अली आपका। सहराए चौलिस्तान जहां रेत के टेले तो सदियों पुराने हैं मगर ख्वाब आज भी ताज़ा हैं। यहां पर टोबे के साथ एक स्कूल भी चलता है जिसकी इमारत ईंटों की नहीं है। टेंट पर मुश्तमिल मोबाइल स्कूल महज चंद बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं बल्कि रेगिस्तान के तपते मौसम में मुस्तकबिल की वो बुनियाद है जहां किताबों के जरिए रोशन कल की उम्मीद पढ़ाई जाती है। मज़ीद जानते हैं रजा मलिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, तालीम किस कदर ज़रूरी है और तालीम की क्या अहमियत है। चोलिस्तान, सहराए चोलिस्तान जो इस वक्त शदीद तरीन खुश्क साली की सूरत हाल से दो चार है लेकिन वहाँ पर तालीम का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और जो मोबाइल स्कूल है जो मौसम के साथ साथ मूव करते हैं, जो टोबों के साथ साथ जो है वो चलते रहते हैं, मूव करते हैं। जहाँ आबादी होती है ये मोबाइल स्कूल वहाँ कायम किए जाते हैं। और यहाँ कसाई वाले टोबे पे इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ एक मोबाइल स्कूल जो है वहाँ बच्चे ज़ेर तालीम है और जो है ज़ोर ज़ोर से अपना सबक भी याद कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है उस्ताद हैं काजी अब्दुल्ला। देख लें तकरीबन हमारे पास एक स्कूल के अंदर 2 कैंप हैं, इसमें 30 से 35 के लगभग तादाद है।
एक टोबे की घरों की तादाद होती है तकरीबन कोई 13 से 14 घर होते हैं एक टोबे पे। उन 13-14 घरों में तकरीबन 30-35 बच्चे ही होते हैं। हम घर से ले आते हैं बच्चों को, यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को। और इनकी किताबें और इनको किस क्लास के बच्चे जो हैं वो आपके पास, यहाँ बच्चियां भी नजर आ रही हैं और बच्चे भी नजर आ रहे हैं, किस क्लास के बच्चे ज्यादा हैं यहाँ पे 3 क्लास के बच्चे ज्यादा हैं, नर्सरी प्रेप के भी। तो आप इनको ये तालीम और इनकी किताबें, और ये आप ला रहे हैं किताबें भी महकमा तालीम की तरफ से दी गई हैं, ये किताबें ये बच्चे खुद लाए हैं? नहीं, ये फाउंडेशन एजुकेशन वालों ने स्टेशनरी हमें दी है। बच्चों को वो बैग भी देते हैं, किताबें भी, कापियां भी, पेंसिल रेजर भी वो देते हैं हमें। जी, बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, मौजूद हैं, और सारे बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं इनमें से हर एक डिफरेंट क्लास में, मतलब कोई प्रेप में है, कोई नर्सरी में है, कोई 3 में है, कोई 2 में है, हर एक, लेकिन यहाँ अपना सबक याद कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हाँ जी, बाली केड़ी जमात च पढ़ती, ना क्या तेरा? जिंदी। जिंदी केड़ी जमात पढ़ती तू? नस्ली। नर्सरी पढ़ती? क्या पढ़ती बेटी हूँ, केड़ा सबक पढ़ती बेटी, सुनवा जरा मेरे को। गफ गाजर, गफ गुलाब का फूल, गफ गेंद, गफ गरमा। जी, ये बच्चे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्ची जिंदी और इस तरह के सारे बच्चे जो हैं यहाँ मौजूद हैं और भरपूर तरीके से। जी शुक्रिया रजा मलिक आपका। चौलिस्तान इंटरनेशनल डेजर्ट रैली में पहली बार ऑस्ट्रेलिया और गल्फ के इंटरनेशनल रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। रीजनल मैनेजर सैयद हैदर रजा शाह ने बताया, गल्फ के रेसर्स के अलावा ऑस्ट्रेलिया के मशहूर रेसर्स बेंटे ग्रेम भी चौलिस्तान डेजर्ट रैली में हिस्सा लेंगे। बस ये जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी बताइएगा महमूद जहीर। भावलपुर को 4 चांद लगाने वाली इंटरनेशनल डेजर्ट रैली बस होने को है। इस हवाले से रीजनल मैनेजर हैं हमारे साथ हैदर शाह साहब। सैयद बादशाह जरा ये बताइएगा, कितने इंटरनेशनल रेसर्स आ रहे हैं, क्या इंतजामात हैं, कितने किलोमीटर का रूट फाइनल हो चुका है और क्या क्या तैयारी है? जी अस्सलाम वालेकुम। जीप रैली के हवाले से हमारी तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है, रूट भी फाइनल हो गया है। ऑलमोस्ट ये 500 किलोमीटर्स का रूट होता है जिसमें 2 दिन हम लोग रेस करते हैं। और इंटरनेशनल रेसर्स के हवाले से हम लोगों के एक पार्टिसिपेंट आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो कंफर्म हो गए हैं। इसके अलावा दीगर गल्फ कंट्री से भी हमारे साथ इन टच हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ आ रहे हैं बिल्कुल रेस के। गल्फ कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया के जो रेसर्स आएंगे उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जी बिल्कुल, इनकी सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल इंतजामात हैं। ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी मैनेजमेंट के हवाले से हम लोगों के इंतजामात भी बहुत अच्छे हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रही है, उनकी तरफ से भी बहुत। कितने लाख सयाह आएंगे आपको मतवक्को? हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है 4 से 5 लाख इन 5 दिन के दौरान हम लोगों को विजिट करते हैं सयाह ना, जो ऑल ओवर पाकिस्तान या आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान आते हैं। 5 लाख लोगों को, सयाहों को सहूलियत देंगे? जी बिल्कुल, सहूलियात हम लोग काफ़ी हद तक उसमें हम लोग कामयाब हो गए हैं देने के लिए। बल्कि इसके साथ साथ हम लोगों का उधर कल्चरल नाइट का और इस तरह की कैंप सिटी बना के हम लोग इनको एंटरटेन करते हैं। तो ये है ना कि दुनिया भर के शायकीन आए भावलपुर। जी बिल्कुल, मेरे आपके चैनल के तवज्जो से लोगों से दरखास्त है कि ये बहुत कलरफुल सा इवेंट है। अब ये सिर्फ जीप रेस तक महदूद नहीं रह गया, एक कल्चरल इवेंट बन। बहुत शुक्रिया सैयद बादशाह, आए बहावलपुर, दावत दी जा रही है आपको। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। सोने और चांदी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। सोना 6,000, चांदी 1,000 रुपए फी तोला महंगी। मुल्तान में 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 5,26,000 रुपए और चांदी 13,500 रुपए फी तोला फरोख्त। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी देखिए, सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से बात करते चलें तो आलमी मार्केट में आज जैसे ही सोने और चांदी का रेट निकला तो सोने और चांदी की कीमतों में गैर मामूली से इजाफा देखने में आया है। सोना जो है वो 6,000 रुपये फी तोला महंगा हुआ है, जिससे 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 5,26,000 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब 22 कैरेट सोना जो है वो 4,82,166 रुपये फी तोला हो चुका है। अगर चांदी की कीमतों को देखें तो चांदी की कीमतें जो है वो 12,500 रुपये पे जो है वो फी तोला पे रेट बंद हुआ था, लेकिन आज जब रेट ओपन हुआ 13,500 रुपये फी तोला चांदी का रेट है। 1,000 रुपये का इजाफा देखने में आया है। इस तमाम तर सूरत पर बात करते चलें तो सोने के ताजिर राहुल लियाकत अली हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। तो देखें इंशाअल्लाह ताला आज मार्केट ओपन हुई है तो शाम तक सूरत हाल देखते हैं इसकी क्या पोजीशन करती है और ये किस तरफ जाती है, बाइंग में जाती है, सेलिंग में जाती है, तो क्या रेट बंद होता है। आज जरा थोड़ा सा ये ऊपर नीचे रहेगी, कल सही सूरत हाल इसके सामने आएगी इंशाअल्लाह। जी आप देख सकते हैं कि आज
जो आलमी सतह पर जैसे ही गोल्ड की मार्केट ओपन हुई तो उसमें गैर मामूली सा इजाफा देखने में आया है। खबर आपको दें, मुल्तान में सूरज बयानी कब्रिस्तान की दीवार टूट फूट का शिकार होने की वजह से मुल्हक्का इलाकों की रोड खूबसूरती उसकी मान पड़ रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सलमान जमीर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर को जहां पर खूबसूरत बनाया जा रहा है वहीं पर ही हम देख रहे हैं कि मुल्तान का शहर खामोशा जिसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है, वो बेशतर कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल्स जो हैं वो नहीं हैं। और साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि मुल्तान की खूबसूरती और उन शहराओं की खूबसूरती जो है वो मांद पड़ रही है, जिसकी वजह से शहरी बड़े परेशान हैं। हम हैं इस वक्त मौजूद सूरज बयानी के कब्रिस्तान में और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आते हैं कि बाउंड्री वॉल्स जो है वो नहीं है या फिर टेढ़ी होकर गिरने का जो है वो खतरा मंडला रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, बात करते हैं। भाईजान, अक्सर कब्रिस्तान जो जितने भी हैं सारों की दीवारें गिरी हुई हैं और आवाम को भी परेशानी होती है। जो बारिश आती है कब्रें गिर जाती हैं, दीवारें भी गिरी हुई होती हैं। अक्सरियत में देख लो जितने भी कब्रिस्तान हैं सारों की दीवारें गिरी हुई पड़ी हैं और ये परेशानी होती है हर बंदे को भी। और इसी वजह से कोई मेहरबानी की जाए कि इनको भी खूबसूरत बनाया जाए जैसे हमारा पाकिस्तान मुल्तान खूबसूरत बना रहे हैं। ये मैं गुजारिश है इनकी दीवारें कब्रिस्तान के अंदर जो 1-2 नलके लगाए जाएं, कब्रिस्तान के अंदर दरख्त हो जो इनके इंसान के लिए आखिरत के लिए कुछ सोचे। कुछ सोचे। लोगों का ये कहना है कि कब्रिस्तानों में दरख्त भी लगाए जाएं ताकि जो लोग अपने प्यारों को। जी शुक्रिया सलमान जमीर आपका। तरंडा मोहम्मद पनाह के मोहल्ला अरशदाबाद में बिजली के पोल नस्ब न होने से बिजली की तारों के बेहंगम जाल जमीन पर लटकने लगे। नंगी झूलती तारें शहरियों के लिए मौत के फंदों में तब्दील हो गई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं गुलाम अली से। जी गुलाम अली बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह के मोहल्ला अरशदाबाद में मौजूद हूँ जहाँ पर बिजली की लटकती तारें शहरों के लिए मौत के फंदे बन चुकी हैं। मकीम मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहद शुक्रिया आपका कि मामले को आपने हाईलाइट किया है। तो ये जो मैं आपको सिचुएशन अभी बताने जा रहा हूँ, ये 1.5 साल से इधर की इलेक्ट्रिकल ये जितनी तारें पड़ी हैं ये 1.5 साल से पड़ी हैं इधर। तो आने जाने के लिए चूंकि ये रास्ता है, सड़कें हैं, मोहल्ला है, बच्चे स्कूल मदरसे में जाते हैं, शाम को आने जाने के लिए इनको बड़ी तकलीफ होती है। 1-2 दफ़ा हादसा हो भी चुके हैं। यहाँ से मोटरसाइकिल जाते हैं, जितनी छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं, खवातीन जाती हैं, माल जितनी जानवर यहाँ से गुजर होती है। तो मैं हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द अज जल्द इस हमारे मसले का आप हल करें। तो मैं वज़ीर आला सीएम से खसूसी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस मामले को हाईलाइट करके मामले को जल्द से जल्द आप बताइएगा। जी काफी मरतबा मैं को भी बताया, ये देखें खंबे को भी 3 मरतबा लग चुके हैं, नए तारे हमने डलाए हैं। और रात के टाइम यहाँ लेडीज मदरसा है, बच्चे गुजरते हैं तो खौफ होता है किसी बच्चे को करंट न लग जाए। हम खुद साथ चल के आते हैं, बच्चे घर जब आते हैं खौफ होता है करंट न लग जाए। जी बिल्कुल, शहरी खौफ में मुब्तला है। पसे मंजर कैमरामैन दिखा भी सकता है, यहाँ पर बेहंगम तारों के जाल जो है झूल रहे हैं किसी वक्त भी। खबर आपको दें, मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन थे। साल के पहले माह जनवरी में 56,000 चालान किए। बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस, ब्लैक पेपर और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 12 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए। मजीद जानते हैं अहमद खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में साल 2026 के पहले महीने के हवाले से बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से साल 2026 के पहले महीने ही चलान के हवाले से तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। गुज़श्ता सालों की निस्बत जो है वो साल 2026 के पहले महीने ही जो है वो हज़ारों चलान किए गए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बिहाड़ी चौक के सर्कल इंचार्ज हारून इकबाल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बिहाड़ी चौक एक बहुत मसरूफ तरीन चौक है पूरे शहर का। जैसा कि आपको पता है चारों तरफ से हैवी ट्रैफिक भी इधर आती है और आम LTV छोटी गाड़ियाँ वो सारी इधर से एंटर होती हैं शहर के अंदर। तो 2026 में जैसा कि आपको पता जुर्माने बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जुर्मानों की वजह से बढ़ने से वायलेशन तो कम हुई है, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके फिर भी भरपूर कार्रवाई की है मज़ीद ताकि वायलेशन कम हो, हादसात में कमी आई। हमें तकरीबन 56,000 चलान जनवरी में किए हैं और 12 करोड़ से ज़्यादा उसका जुर्माना है। हमारे से बात करने के लिए शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, हेलमेट कितना ज़रूरी है? दीगर वायलेशन पर चलान हो रहे हैं और भारी जुर्माने हो रहे हैं, क्या समझते हैं? देखिए सर, हेलमेट तो हमारी सेफ्टी के लिए है ना, हमारी सेफ्टी होती है इसमें हुकूमत का तो कुछ नहीं जा रहा, हमारी सेफ्टी होगी तो ये है। और देखा जाए तो इसमें सरासर हमारा ही फायदा हो रहा है।
چلان جو بھی کاٹ رہے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے کاٹ رہے ہیں. مزید جو ہے